पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव तय किए गए हैं। इनमें ममता बनर्जी के अपनी रणनीति को लेकर के बड़ा सवाल जरूर निकल करके सामने आएगा, क्योंकि भवानीपुर करेगा ममता की राह आसान, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में निकल कर सके लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करती नजर आएगी कि किसी तरीके से ममता बनर्जी को हार का सामना एक बार फिर से करा सके। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव तय किए गए हैं। इनमें ममता बनर्जी के अपने परंपरागत सीट भवानीपुर से लड़ने की बात लगभग तय मानी जा रही है। इस बीच जहां कांग्रेस ममता के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने पर विचार कर रही है, तो वहीं भाजपा नेतृत्व लगातार कद्दावर नेताओं के नाम अपने चर्चा में लेकर के सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ममता को भवानीपुर में झटका देने के लिए भाजपा पूरी एड़ी चोटी का दम लगाती नजर आएगी। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। 30 सितंबर को उपचुनाव को तय किया गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ममता को पूरी तरीके से झटका देने का प्रयास करेगी। आइए आपको पश्चिम बंगाल की सियासत को थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ होना बाकी है। उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी बीजेपी से उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। ये वो नाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक विचार किया है। अब भवानीपुर सीट से विधायक ने ममता के लिए खाली की है सीट। तो इस वक्त की ये अहम चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी पहले भी 2 बार भवानीपुर सीट से विधायक रह चुकी हैं और ममता भवानीपुर से 2011 और 2016 में 2 बार विधायक चुनी गई हैं और इस बार फिर से माना जा रहा है कि वो यहाँ से अपने दाव आजमाएंगी। दिनेश त्रिवेदी टीएमसी से पूर्व राज्यसभा सांसद रहे, इनका नाम पर भी विचार किया जा रहा है। रुद्नील घोष, इसी सीट से इनको करारी हार मिली थी, इनके नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी तरफ से विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही तथागत रॉय मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व रहे हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। अनिर्बान गांगुली बोलपुर विधानसभा सीट से हारे हुए उम्मीदवार हैं, इन नामों पर विचार लगातार किया जा रहा है। स्वपन दासगुप्ता तारकेश्वर से टीएमसी के खिलाफ ये चुनाव हारे थे। उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी बीजेपी से भी उम्मीदवार हैं। तो ये वो नाम है जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार इन्हें जो है ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में उतारा जाए। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी का नाम सबसे ऊपर से माना जा रहा है। इसके बाद रुद्नील घोष है, जिन्हें इसी सीट पर तृणमूल के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने हराया था। मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और बंगाल में पार्टी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय बोलपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे। अनिर्बान गांगुली, जिन्हें टीएमसी के चंद्रा सिन्हा ने के हाथों हार मिली थी, और स्वपन दासगुप्ता तारकेश्वर से टीएमसी के रामेंद्र सिन्हा रे के खिलाफ ये चुनाव हारे थे। भाजपा के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी के नामों पर भी लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन सबसे प्रमुख नाम जो सब निकल करके सामने आ रहा है वो है दिनेश त्रिवेदी का, जो टीएमसी से पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि ममता के खिलाफ नामों पर विचार किया जा चुका है, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है कि ममता के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये यकीनन जो है ये आंकड़ा समझने वाला है। ममता बनर्जी इस बार विधानसभा छपनाओं में नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1900 से अधिक वोटों से हराया था और अब भवानीपुर सीट से विधायक ने ममता के लिए अपनी सीट खाली की है। ममता बनर्जी पहले भी 2 बार भवानीपुर सीट से विधायक रह चुकी है। ममता भवानीपुर से 2011 और 16 में 2 बार विधायक चुनी गई है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत कर सकती हूँ। नीरज राय जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। इसके साथ ही मेरे साथ विमल सिंह जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। पहला सवाल मेरा विमल सिंह जी आपसे होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर आप करारी टक्कर देने का प्रयास उपचुनाव में करते नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जिन नामों का चयन आपने किया है वो नाम अपने आप में कद्दावर नेताओं में है। देखिए काव्या जी, साउंड थोड़ा इको हो रहा है। देखिए काव्या जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जी जो है बंगाल में चुनाव लड़ने आई थी मां माटी मानुष के नाम पर। उन्होंने कहा था कि खेला हो गई। मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल की जनता खेला नहीं चाहती, बंगाल की जनता विकास है। जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने भवानीपुर की हमारी जो ईश्वर रूपी जो जनता है
उसके साथ उन्होंने जो धोखा किया है, मुझे नहीं लगता कि भवानीपुर की जनता उन्हें जो है माफ करेगी। 2011 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, 2016 के विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी जी को भवानीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाया था। लेकिन 2020 के विधानसभा के चुनाव में, 2021 के विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी जी भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी। वहां उनको जो है करारा जो है हार मिला है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं काव्या जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी कहती हैं कि बंगाल की बेटी हूं मैं, उसी तरीके से नंदीग्राम के जो ईश्वर रूपी जो जनता है, उसने अपने बेटा जो है, जो शुभेंदु अधिकारी है, उसको उसने चुन लिया। अब दोबारा जो है काव्या जी जा रही है ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ने भवानीपुर। अब देखना यह है कि भवानीपुर की जनता उन्हें क्या माफ करती है। जो भवानीपुर की जनता के साथ उन्हें धोखा हुआ है, इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जब 2021 का चुनाव था तो ममता दीदी कहती थी कि कोविड का जो है अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है लोगों में गैदरिंग है, कोविड फैलने का डर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तीसरा चरण आने वाला है काव्या जी, और ममता बनर्जी जी जो है चुनाव की तैयारी कर रही है। ये तो गलत है। आप कहती थी विधानसभा के चुनाव में कि कोविड का पालन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा है, भारत सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, और आज जो है आप भीड़ इकट्ठा करके जो है चुनाव की तैयारी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक कोविड का जो आप बखाड़ा लेकर जो घूमती थी, अब वो कोविड कहां चला गया? दूसरी चीज, आप ये बार बार कहती थी कि इलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। मैं कहना चाहता हूं, बार बार आप ये कहती थी कि बंगाल में अगर परिणाम विपक्ष रहेगा, अगर हम जीतते नहीं है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन दोषी होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो सवाल जवाब आप इलेक्शन कमीशन से करती थी, चुनाव जीतने के बाद आपका जो है मंसूरा जो है अलग दिखाया जा रहा है। काव्या जी, मेरा आवाज जो है इको हो रहा है। ठीक है, मैं आपकी ऑडियो आपकी ठीक करवा रही हूँ। तब तक नीरज जी के पास जाऊंगी मैं। नीरज जी, आपने विमल जी को सुना, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि भवानीपुर की जनता क्या ममता बनर्जी को माफ करेगी, क्योंकि उपचुनाव तो होने ही है। क्या लगता है आपको? देखिए, वो सब चीजें विमल जी के जो घिसी पीटी जो बातें थी, जब देश के प्रधानमंत्री आपने देखा 2019 लोकसभा से लेके 21 लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी के 70 से ऊपर कैबिनेट मंत्री, और इनके जहां जहां सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री जाकर क्या ढिढोरा पीटते रहे, और बंगाल की जनता ने क्या माकूल जवाब दिया है, वो जनता सबके सामने ले आकर रख दी है। और रही विमल जी की बातें, विकास की इन्होंने बात किया है शुरू में। विमल जी, आपको एक चीज बता दूं, जहां पर देश की जनता की बात अभी नहीं, बंगाल की बात करूं। देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने घूम रहे थे, विकास का पिटारा वहां पर बजा रहे थे, जाकर आप देखे भी, खोल भी रहे थे। उसके बावजूद भी बंगाल में हुए विकास की जीत हुई, और देश ने जिस उम्मीद के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता आसीन किया था, उस व्यक्ति ने वहां पर जाकर पूरे बंगाल को निराश किया। नहीं तो अगर आशा की उम्मीद होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, और उससे भी ज्यादा अगर चुनाव के बाद भी कुछ मजबूत स्थिति आपकी होती तो आपके जानने वाले विधायक रुकते नहीं। रही बात भवानीपुर की जनता ने, तब तो यह जवाब तो देना चाहिए। यह हिंदुस्तान की राजनीति में यह पहला विषय नहीं है, और न ही किसी प्रदेश में पहला विषय है। तब तो जवाब देना चाहिए। अरे बताइएगा, अंगुली उठाइएगा बढ़िया से। जवाब तो इस पे मोदी जी को भी देना चाहिए था। जब 2 जगहों से लड़े थे, गुजरात को छोड़े बनारस को पकड़े थे, उस पर भी जवाब देना चाहिए। जवाब देश ढूंढ रहा है मोदी जी से। रही बात इलेक्शन कमीशन की, और एक बातों का जवाब दे दूं, इलेक्शन कमीशन पे तो हमारा नैतिक कर्तव्य और अधिकार बनता है उपचुनाव लड़ना। इनके द्वारा जो चीजें उठाई गई थी कि वहां पे इलेक्शन कमीशन दबाव में आया, देश देख रहा है कि दबाव में कौन आया,
देश देखता रहा कि बंगाल में चुनाव गिनती के बाद से सत्ता पे आसीन होने तक, शपथ ग्रहण तक कितना हुआ, क्या क्या हुआ, दोष किसके ऊपर जाता है। केंद्र सरकार की हठ धर्मिता है विमल जी। अब भी अगर नहीं सुधरे तो आगे आने वाले जो चीजें हैं बहुत ही भयावह होने वाली है। बंगाल की अभी सपना छोड़िए, उत्तर प्रदेश में 17 साल बाद आ पाए, देश में 10 साल बाद आए। अगर यही स्थिति और परिस्थिति रही तो फिर आप 2 पे जाने वाले हैं सिमट कर। और इस तरह से कह दीजिए कि नहीं हम सेखी बघार लेंगे अपना, एक थेथरई जो हम लोगों के यहाँ गलदोदई बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति और परिस्थितियों से देश की राजनीति नहीं चलती है, वही किसी प्रदेश की। बंगाल में विकास एक भी केंद्र सरकार एक सवाल है आपसे, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी बना चुकी है। कांग्रेस ने तो कह दिया कि आपके खिलाफ उम्मीदवारी नहीं उतारेगी, तो बात ही खत्म हो गई। एक ही अब आपका विपक्ष है जो आपके खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उम्मीदवार भी उनके अगर जो लिस्ट देखी जाए उसमें ज्यादातर कैंडिडेट जो है टीएमसी के रहे हैं। जिस तरीके से नंदीग्राम से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को उतार करके ममता दीदी को टक्कर दी और उसका परिणाम सबके सामने रहा। भवानीपुर सीट से क्या लगता है आपको, क्योंकि अगर एक बार फिर से टीएमसी के सदस्य को चुन के आगे खड़ा किया गया तो फिर संकट की घड़ी आएगी? नहीं, वहां पे टीएमसी के सदस्य को खड़ा नहीं किया गया। टीएमसी है ही भाजपा में। रही बात नंदीग्राम की, तो अगर इतनी ही पारदर्शिता और अपने काम पर, अपने नेता के ऊपर विश्वास, तो टीएमसी हमेशा चैलेंज देती रही है कि जो ममता बनर्जी जी को शाम को 5:30 बजे चुनाव आयोग वहां पे विजयी घोषित किया था, या जो आरोप हमारे लगे हैं, तो नियमानुसार उसी पे जांच करा दीजिए। 19,000 शुभेंदु अधिकारी जीते हुए नहीं मिलेंगे, 1200 से 1500 से हारे हुए थे। या आप मीडिया चैनलों के द्वारा भी ये प्रसारण हुआ था, यह मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ। और होने के बाद भी मैं तो डिबेट कर चुका था, उस दिन दिखाया गया था। तो जो दिखाया गया चीज है, बंगाल में एक सीट के अलावा कोई ऐसा सीट बताइए जो 294 में जिसको जीतने के बाद हारा हुआ दिखाया गया हो। लेकिन हारा हुआ को जीता हुआ दिखाया गया था। 5 से 6 बजे के डिबेटों में आप ही लोग चलाए थे कि ममता जी जीत गई 1250-1300 वोट से। लेकिन 6 से 6:30 बजे आता है कि ममता बनर्जी जी चुनाव हार गई है। 1900 वोटों से हारी जी, 1900 वोटों से दिखाया गया था, तो देखा ही जा रहा है वहाँ की स्थिति है। आपका सवाल बड़ा बेहतरीन है, विमल जी से सवाल जरूर लूंगी मैं। विमल जी, आप कहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है टीएमसी के खिलाफ उतार रहे हैं? उनका कहना है कि आपने उन्हीं के दल से लिए, उन्हीं के दल के खिलाफ उतार रहे हैं, तो वो तो खुद ही टीएमसी के लोग हैं, वो क्या उतारेगी आप उनके खिलाफ? आप अपने किसी नेता को उतारते तो बात होती, क्योंकि आपके इसमें भी जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो भी टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं दिनेश त्रिवेदी जी, जिन पर सबसे ज्यादा आप चिंतन मंथन कर रहे हैं कि इनको आगे करते हैं। जो कमजोरी विमल जी की, वो कमजोरी घर का ही इंसान समझता है, बस वो घर का सदस्य अब ना रहा। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि बहुत भयावह जो है सिचुएशन जो है पूरे देश में होने वाला है। बहुत भयावह सिचुएशन तो आपने बंगाल से खड़ा कर दिया जी। राय साहब, आपको बता दूं, जो माँ माटी मानुष की नाम पे ममता दीदी चुनकर आई हैं, देखिए माँ मतलब कि महिलाएं, हमारी जो महिलाएं हैं वहाँ पे, वो चीजें मैं विधिवत तरीके से जानता हूं। राय साहब आपके बीच में नहीं बोला था, राय साहब बीच में नहीं बोला था। मोदी जी बता चुके हैं, मोदी जी तो पुरानी चीज पे मत लाइए, पुरानी चीज पे मत लाइए। माँ माटी मानुष उनका कहना है कि पुरानी बातें, उनका एजेंडा आप मत बताइए, आप अपनी नीति बताइए। केवल माँ मानुष माटी की बात वो करते आए हैं और अभी भी मंच से कह रहे हैं। एकदम काव्या जी, मुझे एकदम बात करने दीजिए। जी। मानुष का नाम इन्होंने किया था। आज देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ अपराध होता है तो वो प्रदेश बंगाल है। माटी की सुविधा को खत्म कर दी गई। और मानुष, आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता थी उनके साथ जो है बलात्कार किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूका गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माँ माटी मानुष के नाम पे ये कर रही थी। दूसरी चीज देखिए, वहां पे शोभन देव चट्टोपाध्याय चुनाव लड़े थे, उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। इस्तीफा दिलवा के, देखिए ऐसा होता ही है कि जो अनुच्छेद 164 होता है उसमें ये होता है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री, अगर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर शपथ लेता है, मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है, तो 6 महीने के अंतराल में उसको विधानसभा परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है।
इस वजह से ममता बनर्जी जी को चुनाव लड़ना जरूरी है। यकीन ये है। कह रहे हैं कि दबाव में नहीं, आपके लिए जरूरी है। अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर ममता बनर्जी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जी बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करती थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भवानीपुर की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि भवानीपुर की जनता के साथ छलावा हुआ है। और रही बात नीतीश जी, जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं टीएमसी के, आप बार बार कह रहे हैं कि आपको देश से हटा दिया जाएगा, आप 2 सीटों पे समझ कर बैठ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर लेना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी जो है विगत कुछ महीने पहले ही, कुछ दिन पहले ही वहाँ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। इसके साथ साथ अभी जो है लगभग 6 से 7 महीना पहले जो है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, और उसमें से भी 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है। और आप न्यूज तो देखते ही होंगे, सी वोटर सर्वे आपने देखा ही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है दिखाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। आपकी तरह हम होकर ये नहीं बोलते। नीरज जी के पास जा रही हूँ मैं। नीरज जी, आपसे एक सवाल, अगर भवानीपुर से ममता बनर्जी नहीं जीती तो, क्योंकि देखिए चुनाव में जनता के हाथ पे, जनता जनार्दन के हाथ पे फैसला होता है, अगर चुनाव नहीं जीती तो फिर क्या, कौन होगा फिर चेहरा? देखिए क्योंकि ये तो कंपल्सेशन है कि उनको सदन के अंदर बैठना है। अगर सदन के अंदर नहीं हुई किसी भी रीजन से, तो फिर चेहरा आपको बदलना पड़ेगा। वो रीजन की बात नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और अभी हमारे अनुज विमल जी बोल रहे थे इस चीज को, मैं बता देता हूँ आपको। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और बंगाल की जनता, जिस माँ माटी मानुष की आप बात कर रहे हैं, उसको जानने से पहले भाजपा के चाल चरित्र, चेहरा और नेत्र नीति नियत पे आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत है। छोटे भाई, आपने चर्चा किया उत्तर प्रदेश में, जब जिला पंचायत चुनाव पे उत्तर प्रदेश के इतिहास को उठाकर देखिए, वर्तमान से आप उत्तर प्रदेश को नहीं जान पाएंगे। अभी आपके जो मई में चुनाव हुआ तो जनता ने आपको किस पोजीशन में छोड़ा था? जोगी जी के नेतृत्व में पहला चुनाव हुआ था आम जनता का, और सत्ता की हनक ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में दिखा, महिलाओं के साथ चीरहरण हुआ, और सत्ता का हनक हर सरकार का दिखता रहा है जिला पंचायत में। अब आइए बंगाल में थोड़ा सा चलते हैं आपको लेकर। भवानीपुर 2 बार की जीती हुई सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह आयातित और चालानी नेताओं वाली तृणमूल कांग्रेस नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के या ममता जी के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी इतना ही आशातीत और आशान्वित और दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो इनके ही तो 2 सांसद हमारे से पूर्व राज्यसभा को हटाकर जो इनके 2 सांसद विधायक जीत के इस्तीफा दे दिए हैं, उनमें से किसी को लड़ा देते, या बड़ बोले इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी हैं, उनको लड़ा देते। हमारे यहाँ 211 सीट है, 211 सीट में ममता बनर्जी जी जनता की नेता है। या बार बार मैं काव्या जी आपको बोलता रहा हूँ, ये नहीं है कि ममता जी है टीएमसी है, टीएमसी को जनता ने वहां पर दिया हुआ है। हर एक व्यक्ति हमारा वहां ममता बनर्जी जी के निर्देशों पे काम करता है। तो नीरज जी, क्या समझा जाए? घर का भेदी ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में, प्रयास कर रही है कि एक घर का भेदी मिल जाए, जिस तरीके से इनको नंदीग्राम में मिल गया था, वैसे इनको एक बार फिर भवानीपुर में मिल जाए। जी, शायद आपको याद होगा, आप जब साथ में उस समय बैठा था चुनाव से पहले, आपने भी एक क्वेश्चन किया था कि पूरी तृणमूल कांग्रेस क्या रही है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि दीदी अकेले हो जाएंगी। मैं उस समय भी बोला था कि जो हमारे में एक्सपायरी डेटेड है, जिनको जनता नकार चुकी है, जिनको टिकट नहीं मिलना था, वो लोग गए। उस चुनाव के बाद की स्थिति देखा है आपने कि मुंडन करा कर भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं। और रही बात दिनेश त्रिवेदी, जो व्यक्ति अपने बल पे लोकसभा नहीं जीत सकता है, जो व्यक्ति अपने बल पर एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता है, जबरदस्ती जो है वहाँ महिलाओं के साथ अपराध किया जा रहा है। सुनिए राय साहब, मैं भी उत्तर प्रदेश के बलिया से आता हूँ, और उत्तर प्रदेश में मैंने अपना 22 साल गुजारा है। जो एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं ना, जो एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, मैं बंगाल के चुनाव में भी गया था। मैं बंगाल के चुनाव में लगभग 20 दिनों मैंने ये देखा है कि जो पुलिस है, बंगाल की पुलिस है, उसका जो प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, वहाँ पे तानाशाही का काम चल रहा है। वहाँ पे जो है आपको अनुभव की कमी है। अभी आप ज्ञानवर्धन करिए बंगाल के बारे में। मोदी जी और अमित शाह जी से बेहतर जानकारी नहीं रखते हैं बंगाल के
देखिए राय साहब में बीजेपी जो है राय साहब बलिया बंगाल चुनाव में गया था और जिस तरीके से ममता जी जरा सुन लीजिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मेरे साथ घटित मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मेरे साथ घटित आपके लोग भी हार मान चुके हैं नीरज जी की बात सुन लीजिएगा थोड़ी सी। देखिए नीरज जी जिस तरीके से काव्या जी बंगाल के चुनाव को बाहरी वर्ष भीतरी कर दिया गया था आपने देखा था। मैं कहना चाहता हूं कि एक महाराष्ट्र का भी अगर एक आदमी है आम आदमी है तो बंगाल भी उसी का है क्योंकि भारत देश के अंदर है और कहीं का भी आदमी कहीं भी जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ममता दीदी जो है स्टेज से ये कह रही थी कि बंगाल में जो है बाहरी लोग आ चुके हैं। भाई बाहरी लोग तो आपने रखा है बांग्लादेशियों को पाल कर तो आपने आप रखी है और बाहरी हम हो गए। उत्तर प्रदेश से अगर कोई इंसान अगर बंगाल जाता है जॉब करने के लिए तो बाहरी हो गया। प्रवासी शब्द तो मैंने सुना था। ठीक है दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज राय जी टीएमसी से और विमल सिंह जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे।